सदिश बीजगणित की आज की इस क्लास में हम खंड सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। और खंड सूत्र में हमें दो प्रकार के सूत्र पढ़ने, जिनमें से पहला सूत्र है अंतःविभाजन के लिए और दूसरा सूत्र है बाह्य विभाजन के लिए। तो पहले हम बात करेंगे अंतःविभाजन की, उसके बाद बात करेंगे बाह्य विभाजन की। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है खंड सूत्र। खंड सूत्र, और खंड सूत्र में भी जो पहला सूत्र है, या इसका ऐसा भी कह सकते हैं, इसका जो पहला टॉपिक है वो है अंतः विभाजन। अंतः विभाजन। अब देखो, इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है उसकी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु है Q। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, अब देखो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश PQ भी हो सकता है और QP भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो सदिश ले रहे हैं वो ले रहे हैं सदिश PQ। अब देखो, इस सदिश PQ पर कोई बिंदु है, कोई बिंदु R है, और ये बिंदु R इस सदिश PQ को m/n के रूप में विभाजित कर रहा है। तब हमें इस बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करना। अब देखो, यहाँ पर ये बिंदु R PQ का अंतःविभाजन कर रहा है, तो यहाँ पर तो हम किसकी बात करेंगे? अंतःविभाजन की। यदि ये बिंदु R बाह्य विभाजन करे इस सदिश PQ का, तब हम कौन सा सूत्र पढ़ेंगे? बाह्य विभाजन सूत्र पढ़ेंगे। तो पहले चर्चा करेंगे अंतःविभाजन की, उसके बाद में चर्चा करेंगे हम बाह्य विभाजन की। तो इसको समझने के लिए देखो, हम पहले बनाएंगे त्रिविमीय तल। पहले हम क्या बनाएंगे? त्रिविमीय तल। यह है मूल बिंदु, यह है x अक्ष, यह है y अक्ष और यह है z अक्ष। दो बिंदु ले लो, ये तो है बिंदु P और यह है बिंदु Q, और यहाँ पर कहीं पर हमने ले लिया बिंदु R। और ये बिंदु R PQ को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? m/n के रूप में विभाजित कर रहा है। हम सदिश यहाँ पर क्या ले रहे हैं? सदिश PQ ले रहे हैं। तो पहले इस बात को हम लिख लेते हैं कि बिंदु R सदिश PQ को m/n के रूप में विभाजित करता है। देखो, बिंदु R PQ को m/n के रूप में विभाजित करता है। इसका मतलब बिंदु R की P से तो दूरी है m इकाई, और बिंदु R की Q से कितनी दूरी होगी? n इकाई की दूरी होगी। यहाँ पर R सदिश PQ को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? m/n में। इसका मतलब R की P से तो दूरी होगी m इकाई, और R की Q से दूरी कितनी होगी? n इकाई दूरी होगी। यहाँ पर जो पहला बिंदु दिया गया होगा वो पहले बिंदु से दूरी है, और जो दूसरा बिंदु दिया गया वो इसकी दूसरे बिंदु से दूरी होगी। तो यह है विभाजन का मतलब। अब देखो, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है सदिश OR। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बिंदु P, बिंदु R और बिंदु Q, इन तीनों के स्थिति सदिश का ज्यामितीय रूप बनाएंगे। ज्यामितीय रूप बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? O को P से मिलाना होगा, O को R से, O को Q से मिलाना होगा। तो इनको हम मिलाते हैं। O को P से मिलाते हैं पहले, तो ये हमने मिला दिया O को P से, तो ये बन गया सदिश OP, और ये है सदिश OR, और ये सदिश बन गया सदिश OQ। अब देखो, यहाँ पर PR और RQ, PR और RQ, इन दोनों को हम दो दिशाएं प्रदान कर सकते हैं। दिशाओं की हम बात करें तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? दो दिशा प्रदान कर सकते हैं। या तो इन दोनों को हम PQ की दिशा प्रदान कर दें,
या इन दोनों को हम पी क्यू के विपरीत दिशा प्रदान कर दें। ये दो बातें हो सकती हैं यहाँ पर कि या तो हम इन दोनों को पी क्यू की दिशा प्रदान कर दें, पी क्यू की दिशा, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं पी क्यू के अनुदिश, या हम इनको पी क्यू के विपरीत दिशा प्रदान कर दें, विपरीत दिशा प्रदान कर दें। अब देखो, जब हम इनको दिशा प्रदान कर देंगे तब इनके पास दिशा भी हो जाएगी और इनका देखो परिमाण भी लिखा हुआ है। जब हम इनको दिशा प्रदान कर देंगे तब इनके पास दिशा भी हो जाएगी और इनका परिमाण भी उपस्थित है। तब ये दोनों राशियां क्या बन जाएगी? सदिश राशियां बन जाएगी। अब हम यहाँ पर इनको जो दिशा प्रदान करेंगे वो हम इनको पी क्यू की दिशा प्रदान करेंगे। हम पी क्यू के विपरीत दिशा भी प्रदान कर सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे एक माइनस का चिन्ह और जुड़ जाएगा और कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो ये माइनस का झंझट न हो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम पी क्यू की ही दिशा लेंगे। अब देखो, इनको हम पी क्यू की दिशा प्रदान करते हैं। अब देखो, पी क्यू की दिशा प्रदान करें तो पी क्यू की दिशा के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होगा? तो पी क्यू की दिशा के अनुदिश मात्रक सदिश होगा पी क्यू कैप। और यहाँ पर देखो, ये पी आर और आर क्यू ये दोनों क्या बन गए? अब सदिश बन गए, क्योंकि इनका परिमाण भी है और इनकी दिशा भी है। तो अब यहाँ पर पी आर और आर क्यू दोनों क्या बन गए? सदिश बन गए। और इन दोनों सदिशों की दिशा क्या है? पी क्यू की दिशा है। अच्छा, पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश क्या है? पी क्यू कैप। तो इनकी दिशाओं के अनुदिश भी मात्रक सदिश क्या हो जाएगा? पी क्यू कैप हो जाएगा। और सदिश पी आर और सदिश आर क्यू ये दोनों सदिश, ये इन दोनों सदिश की जो दिशा है वो दिशा है पी क्यू की दिशा। इन दोनों सदिशों की दिशा क्या है? पी क्यू की दिशा। और पी क्यू की दिशा के अनुदिश मात्रक सदिश क्या है? पी क्यू कैप है। इसका मतलब इन दोनों सदिशों के अनुदिश मात्रक सदिश क्या हो गया? पी क्यू कैप हो गया। इन दोनों सदिशों के अनुदिश मात्रक सदिश क्या है? पी क्यू कैप है। क्यों है? क्योंकि इनकी दिशा पी क्यू की दिशा है और पी क्यू की दिशा में मात्रक सदिश क्या है? पी क्यू कैप है। तो इनकी दिशा में भी मात्रक सदिश क्या होगा? पी क्यू कैप ही होगा। अब देखो, यहाँ पर हम सदिश पी आर और आर क्यू को लिखना चाहिए, सदिश पी आर और सदिश आर क्यू। अब देखो, पी आर का परिमाण कितना है? तो परिमाण है m, और इनकी दिशा में मात्रक सदिश क्या है? तो इनकी दिशा में मात्रक सदिश है पी क्यू कैप। आर क्यू का परिमाण कितना है? तो परिमाण है n, और आर क्यू की दिशा में मात्रक सदिश क्या है? मात्रक सदिश है पी क्यू कैप। अब यहाँ से ये जो सदिशों के रूप में हमें दो समीकरण मिले, इनमें से इस पहले समीकरण को तो गुणा कर देंगे हम 1/m से और इसको गुणा कर देंगे 1/n से। अब देखो, गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा? इसको हम 1/m से गुणा करें तो ये तो बन गया सदिश पी आर बट्टा m बराबर m से m इस साइड कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? पी क्यू कैप। और यहाँ पर देखो, इसको हम 1/n से गुणा करेंगे तो ये बन गया सदिश आर क्यू बट्टा n बराबर इस साइड n से n कैंसिल होगा तो इस साइड क्या बचेगा? पी क्यू कैप। अब देखो, ये पी क्यू कैप के बराबर लिखा हुआ है और ये भी पी क्यू कैप के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। या इसको ऐसा लिख दो, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 में 2 से पी क्यू कैप का मान रख दो। तो देखो, मान रखने पर हमें क्या मिलेगा? सदिश पी आर बट्टा m बराबर सदिश आर क्यू बट्टा n। अब देखो, ये जो सदिश समीकरण है, इन सदिश समीकरणों को हमें समीकरणों की तरह ही हल करना है। जैसे हम सामान्य समीकरणों को हल करते हैं उसी प्रकार से हमें इन सदिश समीकरणों को हल करना है। तो mn से गुणा कर दो दोनों तरफ। mn से गुणा करने पर हमें मिलेगा n सदिश पी आर बराबर m सदिश आर क्यू। सामान्य समीकरणों को हल करने के जो तरीके हैं उन्हीं तरीकों से हमें सदिश समीकरणों को हल करना है। अब देखो, इसको तो कोई समीकरण लिख दो, इसको लिख दो समीकरण नंबर 3। अब देखो, यहाँ पर त्रिभुज ओ पी
आर में देखो त्रिभुज ओ पी आर में इसमें लगेगा त्रिभुज नियम। कौन सा नियम लगेगा? त्रिभुज नियम। तो लगाओ इस नियम को। त्रिभुज नियम क्या है कि कोई भी दो सदिश त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को निरूपित करते हैं, तब उन दोनों सदिशों का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा को निरूपित करेगा और उस तीसरी भुजा की जो दिशा होगी वो दिशा उन दोनों सदिशों के विपरीत क्रम में होगी। देखो यहाँ पर सदिश OP और सदिश PR की हम बात करें तो ये दोनों सदिश त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं। एक तो सदिश OP ये वाला सदिश और एक सदिश PR, ये दोनों सदिश त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं। तो इन दोनों सदिशों का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा को निरूपित करेगा। त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन सी है? ये वाली। इस भुजा को निरूपित करेगा और इस भुजा की जो दिशा होगी इसकी दिशा इन दोनों के विपरीत क्रम में होगी, जो कि पहले से लगाई हुई है। अब देखो सदिश OP प्लस सदिश PR इस सदिश को निरूपित करेगा और इस सदिश का हम और क्या नाम लिख सकते हैं? इसका हम नाम लिख सकते हैं सदिश OR। इसका हम नाम क्या लिख सकते हैं? सदिश OR, या ऐसा कहें सदिश OR किसके बराबर है? सदिश OP प्लस सदिश PR के। इसी प्रकार नियम लगाओ त्रिभुज ORQ में, ORQ में त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से देखो सदिश OR और RQ, सदिश OR और RQ ये दोनों सदिश त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को एक ही क्रम में निरूपित कर रहे हैं। तो इन दोनों का योग, कौन कौन से सदिशों का योग? सदिश OR और सदिश RQ, ये दोनों सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही क्रम में निरूपित कर रहे हैं। तब इन दोनों सदिशों का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन सी है? ये वाली भुजा, इस भुजा को निरूपित करेगा और इसकी जो दिशा होगी वो इन दोनों के विपरीत क्रम में होगी, जो कि पहले से यहाँ पर लगाई हुई है। अच्छा, इस भुजा को निरूपित करेगा और इस सदिश को हम और क्या लिख सकते हैं? इस सदिश को हम लिख सकते हैं सदिश OQ। इस सदिश को हम और क्या लिख सकते हैं? सदिश OQ लिख सकते हैं। तो सदिश OQ बराबर हमें क्या मिल गया? सदिश OQ बराबर हमें मिल गया सदिश OR प्लस RQ। अब देखो समीकरण 3 में हमें कौन कौन से दो सदिश चाहिए? एक तो सदिश चाहिए हमें PR और एक सदिश चाहिए हमें RQ। तो यहाँ से हम एक जगह से तो ज्ञात करेंगे सदिश PR, तो ये रहा PR, तो यहाँ से तो हम सदिश PR ज्ञात कर लेंगे और यहाँ से हम सदिश RQ ज्ञात कर लेंगे। और सामान्य समीकरणों को जिस प्रकार हम हल करते हैं उसी प्रकार से हमें इन सदिश समीकरणों को हल करना है। तो OP का पक्षांतरण कर दो, तो OP का पक्षांतरण करेंगे तो इस साइड क्या बच गया? सदिश PR। सदिश PR बराबर क्या आ जाएगा? सदिश OR माइनस सदिश OP। यहाँ से सदिश RQ ज्ञात कर लो, तो सदिश RQ बराबर सदिश OQ माइनस सदिश OR। अब ये PR और सदिश RQ इन दोनों के मान उठाओ और कहाँ पर रख दो? समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में सदिश PR तथा सदिश RQ रखने पर, रखो इनको, तो n सदिश PR रहा ये, तो गुणा में आ जाएगा सदिश OR माइनस सदिश OP बराबर m गुणा सदिश RQ, ये रहा RQ सदिश, तो गुणा में लिखो सदिश OQ माइनस सदिश OR।
एन से गुणा करो तो ये आ गया एन सदिश ओ आर माइनस एन सदिश ओ पी बराबर एम गुणा सदिश ओ क्यू माइनस एम गुणा सदिश ओ आर। अब देखो हमें कौन सा सदिश ज्ञात करना है, हमें सदिश ओ आर ज्ञात करना है। तो ओ आर को एक तरफ रखेंगे, बाकी अन्य को एक साइड करेंगे। तो ये रहा ओ आर सदिश, एक ओ आर सदिश ये रहा, तो इसका पक्षांतरण करूँ और ओ पी सदिश का भी पक्षांतरण कर दूँ। तो एन सदिश ओ आर, एन सदिश ओ आर प्लस एम सदिश ओ आर बराबर एम सदिश ओ क्यू प्लस एन सदिश ओ पी। यहाँ से सदिश ओ आर को कॉमन ले लो, तो सदिश ओ आर को कॉमन लेंगे तो गुणा में क्या आ जाएगा एम प्लस एन बराबर एम सदिश ओ क्यू प्लस एन गुणा सदिश ओ पी। तो यहाँ से सदिश ओ आर ज्ञात कर लो, तो सदिश ओ आर बराबर क्या आ गया एम गुणा सदिश ओ क्यू प्लस एन गुणा सदिश ओ पी बट्टा एम प्लस एन। ये आ गया सदिश ओ आर, या ऐसा कहें बिंदु आर का स्थिति सदिश। बिंदु आर का स्थिति सदिश कैसे मिलेगा, एम गुणा क्यू का स्थिति सदिश प्लस एन गुणा पी का स्थिति सदिश बट्टा एम प्लस एन। अब देखो इसको हमें याद कैसे रखना है, देखो ये तो है बिंदु P, ये है बिंदु Q और ये है बिंदु R, और ये R इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है m अनुपात n में। तो इस R का स्थिति सदिश क्या होगा m गुणा Q का स्थिति सदिश प्लस n गुणा P का स्थिति सदिश बट्टा m प्लस n। m गुणा Q का स्थिति सदिश प्लस n गुणा P का स्थिति सदिश बट्टा m प्लस n। इस प्रकार हमें इस सूत्र को याद रखना है। तो ये तो हुआ जब बिंदु R इस सदिश PQ का अंतः विभाजन करता है, तब इसका स्थिति सदिश हमें कैसे ज्ञात करना है, ये रहा इसका सूत्र। अब हम पढ़ेंगे, अच्छा इसमें एक पॉइंट और है, जब ये बिंदु R इस PQ का मध्य बिंदु हो, यहाँ पर स्थिति लगा करके लिखो, जब बिंदु R सदिश PQ का मध्य बिंदु हो। अब बिंदु R PQ का मध्य बिंदु हो गया, इसका मतलब इस बिंदु R की P से दूरी और Q से दूरी, ये दोनों दूरियां क्या हो गई, समान हो गई, अर्थात m बराबर n हो गया। m किसके बराबर हो गया, n के बराबर हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हम स्थिति फर्स्ट, m बराबर n। तो उपरोक्त जो समीकरण हमें मिला है इसमें m बराबर n रखो, तो सदिश OR बराबर हमें मिलेगा सदिश OQ प्लस सदिश OP बट्टा 2। जब हम उपरोक्त समीकरण में m बराबर n रखेंगे तो हमें सदिश OR क्या मिलेगा, सदिश OR मिलेगा Q का स्थिति सदिश प्लस P का स्थिति सदिश बट्टा 2। तो ये स्थिति भी पूछी जा सकती है कि बिंदु R PQ का मध्य बिंदु है, तब बिंदु R का स्थिति सदिश क्या होगा। तो उस टाइम स्थिति सदिश क्या होगा, दोनों बिंदुओं के स्थिति सदिश का योग करना है और किससे गुणा कर देना है, 1/2 से गुणा कर देना है।
अब देखो, जब बिंदु R इस PQ का बाह्य विभाजन करता है तब हमें इस बिंदु R का स्थिति सदिश क्या देखने को मिलेगा। 2 नंबर में हमें पढ़ना है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन देखो, पहले त्रिविमीय तल बनाओ। यह है ओरिजिन, यह है एक्स एक्स, यह है वाई एक्स और यह है जेड एक्स। यहाँ पर हमने ले लिया बिंदु P और यह है बिंदु Q, और बिंदु P और Q को मिलाने वाला जो सदिश हमने लिया है वो लिया है हमने सदिश PQ। अब देखो, इस सदिश PQ को जब हम आगे की ओर बढ़ाएं, जब हम इस PQ सदिश को इस प्रकार आगे की ओर बढ़ाएं, तब एक बिंदु है, तब एक बिंदु R है, और ये बिंदु R इस सदिश PQ को, ये जो बिंदु R है, ये बिंदु R इस सदिश PQ को m/n में विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु R की बिंदु P से दूरी तो है m इकाई, बिंदु R की बिंदु Q से जो दूरी है वो है n इकाई। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो है m इकाई, और यहाँ से बिंदु Q की R से जो दूरी है वो कितनी है? n इकाई। जब हम QR सदिश को आगे की ओर बढ़ाएं तब ये बिंदु R हमें ऐसा मिला जो बिंदु P और Q को m/n के, बिंदु P और Q को नहीं, इस सदिश PQ को m/n के रूप में विभाजित करता है। तो पहले तो इस बात को लिखते हैं। अच्छा, विभाजन कौन सा हो रहा है? यहाँ पर बाह्य विभाजन हो रहा है। कौन सा विभाजन हो रहा है? बाह्य विभाजन हो रहा है। देखो, ये विभाजन हमें कब प्राप्त हुआ? जब हमने इस सदिश PQ को आगे की तरफ बढ़ाया तब हमें इस प्रकार का ये विभाजन मिला। इसका मतलब ये जो विभाजन है वो कौन सा है? बाह्य विभाजन है। बिंदु R सदिश, बिंदु R सदिश PQ को, सदिश PQ को m/n के रूप में बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन कर रहा है। बिंदु R सदिश PQ का कौन सा विभाजन कर रहा है? बाह्य विभाजन कर रहा है। और इससे बाह्य जो विभाजन है इसका अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात है m/n। मतलब बिंदु R की P से दूरी तो कितनी है? m इकाई दूरी है, और बिंदु R की Q से जो दूरी है वो है n इकाई। अब देखो, यहाँ पर PQ, QR और PR तीनों की दिशा एक ही है। तो पहले तो PQR इन तीनों का जो स्थिति सदिश है उसका हम ज्यामितीय रूप बनाएंगे यहाँ पर। तो ज्यामितीय रूप बनाने के लिए क्या करना है? इन तीनों बिंदुओं को मूल बिंदु से मिला देना है। तो ये तो बन गया सदिश OP या P का स्थिति सदिश, और ये बन गया सदिश OQ अर्थात Q का स्थिति सदिश, और ये बन गया सदिश OR अर्थात R का स्थिति सदिश। अब देखो, PQ और QR और PR, सदिश PQ, सदिश QR और सदिश PR, सदिश PR, इन तीनों की दिशा एक ही है। इन तीनों सदिशों की दिशा क्या है? एक ही है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इन तीनों सदिशों की दिशा में जो मात्रक सदिश है वो है a। इन तीनों सदिशों की दिशाओं में जो मात्रक सदिश है, तीनों की दिशा एक ही है। इसका मतलब इनकी दिशा में जो मात्रक सदिश है वो एक ही होगा, और वो हमने मान लिया a। अब देखो,
सदिश पी क्यू को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? फिर सदिश पी क्यू को हम लिखेंगे, सदिश पी क्यू को देखो, सदिश पी क्यू का परिमाण कितना होगा? तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी m है और ये दूरी n है, तो m में दूरी में से ये वाली दूरी घटा देंगे तो ये दूरी बच जाएगी। तो पी क्यू का जो परिमाण है वो है m माइनस n। पी क्यू का परिमाण कितना है? m माइनस n। और पी क्यू की दिशा में मात्रक सदिश क्या है? a कैप। मात्रक सदिश क्या है? a कैप। अब आओ सदिश क्यू आर पर। तो सदिश क्यू आर को हम क्या लिखेंगे? सदिश क्यू आर को लिखेंगे इस प्रकार, सदिश क्यू आर का परिमाण तो है n और इसकी दिशा में जो मात्रक सदिश है वो है a कैप। अब देखो ये जो सदिश समीकरण है इसको तो गुणा कर देंगे हम 1/m माइनस n से, और इस सदिश समीकरण को गुणा करेंगे हम 1/n से। तो देखो गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा? देखो यहाँ से तो आएगा सदिश पी क्यू बटा m माइनस n बराबर a कैप, और यहाँ से क्या आएगा? सदिश ओ आर बटा n बराबर a कैप। दोनों ही a कैप के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? परस्पर बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आ गया सदिश पी क्यू बटा m माइनस n बराबर सदिश ओ आर बटा n। अब यहाँ पर वज्र गुणा कर लो, तो वज्र गुणा करने पर देखो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा n गुणा सदिश पी क्यू बराबर m माइनस n गुणा सदिश ओ आर। अब हमें सदिश पी क्यू और सदिश ओ आर इन दोनों सदिशों का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में इन दोनों, इस त्रिभुज में लगाओ त्रिभुज नियम। तो यहाँ पर देखो OP और PQ, सदिश OP और सदिश PQ, ये दोनों सदिश इस त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को निरूपित करें। इसका मतलब इन दोनों सदिशों का योग त्रिभुज की इस तीसरी भुजा को निरूपित करेगा, और इस तीसरी भुजा की जो दिशा होगी वो इन दोनों सदिशों के विपरीत क्रम में होगी, जो कि पहले से लगाई हुई है, दिशा पहले से हमने लगा रखी है। और देखो इस सदिश का हम नाम क्या लिख सकते हैं? इस सदिश का नाम लिख सकते हैं हम सदिश OQ। तो ये हमें मिल गया सदिश OQ। अच्छा यहाँ से हम देखो क्या ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ से हम सदिश PQ ज्ञात कर लेते हैं। तो सदिश PQ बराबर क्या आएगा? सदिश OP का पक्षांतरण कर दो, तो सदिश OQ माइनस सदिश OP। इसको तो लिखो समीकरण 1, इसको लिख दो समीकरण 2। अब आओ त्रिभुज OQR में, त्रिभुज OQR में, और इसमें लगाओ त्रिभुज नियम। तो यहाँ पर भी देखो OR और सदिश QR ये दोनों सदिश त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को निरूपित करें। तो दोनों क्रमागत भुजाओं को निरूपित करें, इसका मतलब इन दोनों का योग, अर्थात सदिश OQ प्लस सदिश OR, ये योग त्रिभुज की तीसरी भुजा को निरूपित करेगा, इस भुजा को निरूपित करेगा, और इसकी दिशा इन दोनों के विपरीत होगी, जो कि पहले से हमने लगा रखी। अब देखो, और ये जो सदिश हमें यहाँ पर मिला है, इस सदिश का हम क्या नाम लिख सकते हैं? इसका नाम लिख सकते हैं हम सदिश OR। ये हमें ये कौन सा सदिश मिला है? सदिश OR मिला है। सॉरी यहाँ पर देखो OQ और यहाँ पर है QR। यहाँ पर कौन सा सदिश है? ये QR सदिश है, OR नहीं है। तो यहाँ से हम कौन सा सदिश ज्ञात कर लेंगे? यहाँ से हम OR ज्ञात किया वही है यहाँ पर, तो OR हम वहाँ पर रख देंगे। अब देखो यहाँ पर OR नहीं है, यहाँ पर OR सदिश नहीं है, यहाँ पर देखो क्या है? यहाँ पर QR सदिश है। तो यहाँ पर QR सदिश लिखो, ये है QR सदिश। यहाँ पर भी कौन सा है? QR। तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे QR सदिश। तो QR सदिश ज्ञात करो, तो OQ का पक्षांतरण कर दो, तो सदिश OR माइनस सदिश
ओ क्यू। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 और समीकरण 3 से मान रख दो। तो समीकरण 1, 2 व 3 से n गुणा सदिश पी क्यू बराबर क्या है? सदिश पी क्यू बराबर है सदिश ओ क्यू माइनस सदिश ओ पी बराबर m माइनस n। क्यू आर सदिश क्या है? क्यू आर सदिश है सदिश ओ आर माइनस ओ क्यू सदिश। अब इनको गुणा कर लो, तो गुणा करने पर देखो यहाँ से आएगा n गुणा सदिश ओ क्यू माइनस n गुणा सदिश ओ पी बराबर m माइनस n गुणा सदिश ओ आर माइनस m माइनस n गुणा सदिश ओ क्यू। अब देखो ओ आर हमें ज्ञात करना है, तो ओ आर को इस साइड रखो, बाकी अन्य सदिश को इस साइड भेज दो। तो इस सदिश का पक्षांतरण करो तो वो उस साइड माइनस का है, बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो n गुणा सदिश ओ क्यू माइनस n गुणा सदिश ओ पी प्लस m माइनस n गुणा सदिश ओ क्यू बराबर m माइनस n गुणा सदिश ओ आर। अब देखो इनको हल करो, इनको हल करने पर हमें मिलेगा m गुणा सदिश क्यू आर। इन दोनों को हल करने पर हमें क्या मिलेगा? m गुणा सदिश ओ क्यू माइनस n गुणा सदिश ओ पी बराबर m माइनस n गुणा सदिश ओ आर। m माइनस n तो 1/m माइनस n से गुणा कर दो, तो सदिश ओ आर बराबर m गुणा सदिश ओ क्यू माइनस n गुणा सदिश ओ पी बट्टा m माइनस n। ये आ गया बिंदु R का स्थिति सदिश। बिंदु R का स्थिति सदिश। जब बिंदु R सदिश PQ को बाह्य रूप में विभाजित कर रहा हो। अब देखो हमें इस सूत्र को याद किस प्रकार से रखना है। यहाँ पर तो है बिंदु P, यह है बिंदु Q और आगे की तरफ है बिंदु R, और ये बिंदु R इस सदिश PQ को m अनुपात n के रूप में विभाजित कर रहा है। तब बिंदु R का स्थिति सदिश क्या होगा? तो बिंदु R का स्थिति सदिश बराबर P को तो गुणा करना है n से, Q को गुणा करना है m से, तो n गुणा P, फिर बाह्य विभाजन में हमें चिन्ह लगाना है माइनस का, तो माइनस m गुणा Q। P का मतलब है P का स्थिति सदिश और Q का मतलब है Q का स्थिति सदिश बट्टा n, ऊपर n है तो यहाँ पर पहले n आएगा, n और m में से पहले कौन है? n, तो नीचे भी कौन आएगा? n माइनस फिर आएगा m। तो इस प्रकार हमें इस सूत्र को याद रखना है। अब देखो यहाँ पर तो सदिश क्यों पहले आ रहा है और यहाँ पर सदिश क्यों का स्थिति सदिश बाद में आ रहा है, तो यहाँ पर देखो ऊपर से भी माइनस कॉमन लेंगे और नीचे से भी माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सेम यही स्थिति वापस बन जाएगी। तो हमें कुछ इस प्रकार से इस सूत्र को याद रखना है कि हमें ये सूत्र किस प्रकार से लगाना है। आज की क्लास में इतना ही, आगे की शेष चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 10.2 के प्रश्नों को हल करेंगे।